नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण यादव और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। आप जानते हैं यूपी पीईटी का मास्टर बैच चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम लोग भारतीय संविधान को पढ़ रहे हैं। और आज के सेशन में हम लोग संसदीय प्रणाली, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा एवं संघीय प्रणाली के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपके टोटली यूपी पीईटी के सिलेबस पर बेस्ड होगा। तो अगर आप सीरियस होकर के यूपी पीईटी की परीक्षा निकालना चाहते हैं तो आप हमारे सेशन के साथ जुड़िएगा, एंड तक जुड़िएगा, सभी एक एक पॉइंट्स को नोट करते हुए चलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हम आपको बता दें कि यूपी पीईटी का मास्टर बैच चल रहा है, जो कि 30 दिनों का बैच होने वाला है। इसमें डेली 2 क्लासेस ली जाती है, एक दोपहर को 2 बजे क्लास होती है, एक शाम को 8 बजे क्लास होती है। और अगर आप बहुत ही ज्यादा सीरियस हैं पीईटी की परीक्षा को लेकर के, तो आप हमारे इस 30 दिनों के सेशन के साथ जुड़ जाइए। डेली जो 2 क्लासेस होती है, दोनों ही क्लासेस को दिन भर में 2 से 3 बार आप देखिए दोनों वीडियो को। आप गारंटी है कि आपका यूपी पीईटी की परीक्षा आने तक में, यानी 20 अगस्त आने तक में, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि आप बड़े ही आराम से पीईटी की परीक्षा में 100 में से 90 या उससे ज्यादा हासिल करके ले आएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। बट शुरुआत करने से पहले कहना चाहूंगा कि वीडियो का एंड तक देखना। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूले। और अगर आप चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो शुरुआत करेंगे संसदीय प्रणाली से। तो दोस्तों, भारत में संसदीय प्रणाली जो है ये ब्रिटिशों की देन है, ब्रिटिश से हमको विरासत में मिली है, ठीक है ना। और दोस्तों, ये जो संसदीय शासन प्रणाली है ये 2 प्रकार की हुआ करती है, ठीक है ना। और इसी संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत कार्यपालिका का प्रमुख उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। इसमें से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपके एग्जाम में बनता है कि भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 52 से 78 तक संघीय कार्यपालिका का वर्णन है, ठीक है ना। इस पॉइंट को डबल स्टार बना करके नोट करिएगा, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक संघीय कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। अब चलिए अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक का पूरा एक एक डिटेल हम लोग समझते हैं, एक एक डिटेल्स को हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। हर एक पॉइंट को नोट करते हुए चलिएगा। तो दोस्तों, शुरुआत करेंगे अनुच्छेद 52 से। तो अनुच्छेद 52 है राष्ट्रपति के संबंध में। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का उल्लेख हुआ है, ठीक है ना। और ये जो राष्ट्रपति होता है ये राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख हुआ करता है। साथ ही साथ भारत का प्रथम नागरिक भी राष्ट्रपति ही हुआ करता है। इसके अलावा दोस्तों, केंद्र की समस्त कार्यपालिका से संबंधित शक्तियों का वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है, ठीक है ना। और दोस्तों, अगर बात करें राष्ट्रपति की योग्यता की, तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति पद के लिए कुछ योग्यताओं का होना आवश्यक है। आइए उन योग्यताओं को जान लेते हैं। तो उन योग्यताओं में पहला है कि वो भारत का नागरिक हो, दूसरा है वो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, साथ ही साथ वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, और चौथी योग्यता है कि वो भारत या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो। अब बात करें राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में, तो दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 54 के अंतर्गत हुआ है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा व राज्य की विधानसभाओं को केवल निर्वाचित सदस्य शामिल हुआ करते हैं। और नवीन व्यवस्था के अनुसार दोस्तों, दिल्ली और पौंडीचेरी की राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से विधानसभा में हुआ करता है। और दोस्तों, इसमें एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा हुआ करता है। इसका जो चुनाव हुआ करता है वो एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा हुआ करता है। अगर आप बात करें राष्ट्रपति के कार्यकाल, शपथ और वेतन के बारे में, तो ये पॉइंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके बना करते हैं। तो दोस्तों, राष्ट्रपति के कार्यकाल, शपथ और वेतन के अंतर्गत अगर हम लोग जाने तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कुल 5 वर्षों का हुआ करता है, ठीक है ना। अच्छा, 5 वर्षों का राष्ट्रपति का कार्यकाल तो होता है, लेकिन वो अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक वो अपने पद पर बना रह सकता है। मतलब अगर किसी राष्ट्रपति का 5 साल का जो वर्ष है वो पूरा हो गया है, तो जब तक अगला नया राष्ट्रपति नहीं बन जाएगा तब तक वो अपने पद पे बना रहेगा, चाहे उस नए राष्ट्रपति को बनने में 2 महीने की टाइम लगे, 6 महीने का टाइम लगे या 1 साल का टाइम लगे। जब तक नया राष्ट्रपति नहीं बन जाएगा तब तक वो अपने पद पर बना रहेगा। बाकी संवैधानिक रूप से उसका 5 वर्षों का ही टोटल कार्यकाल हुआ करता है एक राष्ट्रपति का।
और दोस्तों एक खास बात इसमें यह भी है कि अगर किसी राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, समय 5 वर्षों का जो समय है उस 5 वर्षों का समय पूरा होने से पहले अगर किसी राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या कोई राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे देता है या फिर कोई राष्ट्रपति संविधान के हिसाब से काम ना करने पर उस पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई गई हो और महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से उसको उसके पद से हटा दिया गया हो, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों जो पद रिक्त होती है उस रिक्त पद पर नए राष्ट्रपति का चुनाव हुआ करता है। और जो नए राष्ट्रपति का चुनाव होगा वो ध्यान रखिएगा कि वो 5 वर्ष की संपूर्ण अवधि के लिए बनेगा, ना कि शेष बचे हुए अवधि के लिए। मतलब कि अगर कोई राष्ट्रपति है, उसने 2 वर्ष तक उसने पदभार संभाला है, उसके बाद वो किसी कारण से वो हट गया अपने पद से, चाहे मृत्यु हो गई हो, त्यागपत्र दे दिया हो या किसी भी कारणवश वो 2 वर्षों के बाद अपने पद को कार्यमुक्त कर देता है, तो इसके लिए क्या होगा, नए राष्ट्रपति का चयन होगा। जो नया राष्ट्रपति बनेगा वो शेष 3 वर्षों के लिए नहीं बनेगा, बल्कि वो पूरा 5 वर्षों के लिए राष्ट्रपति बनेगा। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। और दोस्तों ये पद धारण करने के पूर्व राष्ट्रपति को एक निर्धारित प्रपत्र पद का मतलब होता है शपथ। ठीक है ना, तो दोस्तों राष्ट्रपति का पद धारण करने से पहले राष्ट्रपति को शपथ लेनी होती है। और ये शपथ किसके सामने लेता है, तो राष्ट्रपति अपना शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश के सामने लिया करता है। यदि किसी कारण से भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं है, अनुपस्थित है, तो दोस्तों ऐसी दशा में वो उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के सम्मुख लेनी पड़ती है उसको शपथ। यानी सुप्रीम कोर्ट का जो उस टाइम वो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा उसके सामने लेना पड़ेगा, यदि भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो। और दोस्तों अगर बात करें राष्ट्रपति के वेतन की, तो राष्ट्रपति की जो मासिक वेतन है वो 5 लाख रुपए है। कितना है, 5 लाख रुपए राष्ट्रपति की मासिक वेतन है। अब बात करें हम लोग राष्ट्रपति के शक्तियों के बारे में, तो दोस्तों भारतीय संविधान के तहत राष्ट्रपति को तमाम शक्तियां हासिल हैं। चलिए उन सभी शक्तियों के बारे में 1 बाय 1 करके डिटेल से जानने और समझने का प्रयास करते हैं। तो राष्ट्रपति की शक्तियों में दोस्तों पहला आता है कार्यपालिका संबंधी शक्ति। क्या है ये कार्यपालिका संबंधी शक्ति, तो दोस्तों केंद्र सरकार की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति के नाम से संचालित हुआ करती है। और दोस्तों एक राष्ट्रपति विभिन्न पदों को नियुक्त कर सकता है। अब वो पद कौन कौन से हैं, तो वो पद है दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री का पद, मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है, सर्वोच्च व उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है, किसी भी राज्य के, भारत के किसी भी राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और साथ ही साथ मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति कर सकता है। इसके अलावा महान्यायवादी की नियुक्ति, अंतरराज्यीय परिषद के सदस्यों की नियुक्ति, लोक सेवा के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति, साथ ही साथ भारत के राजदूतों व अन्य राजनयिकों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति कर सकता है। तो ये 10 नियुक्तियां राष्ट्रपति कर सकता है। इन सभी को प्रॉपर तरीके से कहीं नोट कर लीजिए, ये याद रखिएगा। ठीक है ना, ये राष्ट्रपति की शक्तियों में कार्यपालिका संबंधी शक्ति के अंतर्गत आया करते हैं। चलिए राष्ट्रपति की अब दूसरी शक्ति को देखते हैं। तो दूसरी शक्ति है विधायी शक्ति। दोस्तों राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग हुआ करता है, जिसके हस्ताक्षर के बिना कोई भी कानून नहीं बन सकता है। ध्यान रखिएगा, जब तक राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करेगा तब तक कोई भी कानून नहीं बनेगा। इसके अलावा दोस्तों एक राष्ट्रपति संसद का सत्र आहूत कर सकता है, सत्रावसान करने की योग्यता अपने अंदर रखता है, साथ ही साथ लोकसभा को भी भंग कर सकता है एक राष्ट्रपति। और दोस्तों वह लोकसभा के प्रथम सत्र को संबोधित भी करता है राष्ट्रपति। साथ ही साथ संयुक्त अधिवेशन बुलाकर अभिभाषण भी राष्ट्रपति दे सकता है। इसके अलावा दोस्तों किसी नए राज्य का निर्माण करना हो, राज्य की सीमा में परिवर्तन करना हो, या फिर राज्य की सीमा या राज्य के निर्माण संबंधित कोई विधेयक पारित करना हो, या धन विधेयक संचित निधि से भारत में या फिर भरित व्यय होने वाला जो भी विधेयक है, ये सब बिना राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के नहीं हो सकता है संसद में प्रस्तुत। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति अनुमति देगा तो ही ये संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों एक राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा क्षेत्र के 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार बना लीजिएगा। ठीक है ना, कि राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा क्षेत्र के 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत यह असाधारण स्थिति में अध्यादेश भी जारी कर सकता है।
इसके अलावा राष्ट्रपति के अन्य शक्तियों में न्यायिक शक्तियां भी आया करती है। तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत, किसके, संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को किसी भी अपराधी की सजा को क्षमा करने का अधिकार है, उसका प्रविलंबन करने का अधिकार है, परिहार और उसकी सजा को कम करने का भी अधिकार है। यहां तक कि एक राष्ट्रपति किसी भी कैदी की मृत्युदंड की सजा को भी समाप्त कर सकता है और साथ ही साथ एक राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल की सजा को भी माफ कर सकता है। और दोस्तों वह राष्ट्रपति जो है वो किसी भी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट से अनुच्छेद 143 के तहत परामर्श ले सकता है, लेकिन वह इसे मानने के लिए कभी भी बाध्य नहीं कर सकता है, केवल परामर्श लेगा। ठीक है ना, कि कोई भी सार्वजनिक महत्व अगर होगा तो। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में, तो दोस्तों आपातकाल से संबंधित भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 के तहत आपातकाल का उल्लेख किया गया है। दोस्तों मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार से आपात लागू कर सकता है। वो 3 प्रकार के जो आपात लागू कर सकता है उनमें अनुच्छेद 352 आता है, 356 आता है और अनुच्छेद 360 आया करता है। आइए तीनों अनुच्छेदों को आइए समझ लेते हैं एक बार। तो दोस्तों कोई भी राष्ट्रपति है वो अनुच्छेद 352 के तहत, कोई भी राष्ट्रपति का मतलब कि भारत में जो भी राष्ट्रपति है, ठीक है ना, अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकाल लगा सकता है। इसके अलावा दोस्तों अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति राज्यों के संवैधानिक तंत्र विफल होने पर इमरजेंसी यानी आपातकालीन लगा सकता है। और अनुच्छेद 360 के तहत अगर देश में वित्तीय आपात आता है तो ऐसी दशा में राष्ट्रपति इमरजेंसी यानी कि आपातकाल लगा सकता है। लेकिन अगर इन सभी केसों में अगर राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का गलत तरीके से प्रयोग करता है या दुरुपयोग करता है तो उसमें महाभियोग चलाया जाता है। महाभियोग क्या है दोस्तों? तो दोस्तों महाभियोग का जो वर्णन है यह अनुच्छेद 61 के तहत हुआ है और राष्ट्रपति को उसकी पदावधि की समाप्ति के पहले ही पूर्व संविधान के उल्लंघन के आरोप में या पूर्व संविधान के उल्लंघन के आरोप लगाने पर महाभियोग लाया जा सकता है। और दोस्तों महाभियोग लाने के लिए इसकी सूचना संसद को 14 दिन पहले ही देनी होती है, ठीक है ना। और महाभियोग किस कंडीशन में लगता है? जब भी कोई राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है, ठीक है ना, तब उस राष्ट्रपति में महाभियोग लाया जाता है। और महाभियोग एक प्रकार की प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से हम लोग राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया करते हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद। तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति को उसके दायित्वों के निर्वाह के लिए सलाह के लिए मंत्रिपरिषद हुआ करती है, ठीक है ना। याद रखिएगा अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति को उसके दायित्वों के निर्वाह के लिए सलाह के लिए मंत्रिपरिषद हुआ करता है और जिसका प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री हुआ करता है। और दोस्तों अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करेगा। और इसके अलावा दोस्तों मंत्रिपरिषद में कुल संख्या प्रधानमंत्री को लेकर के लोकसभा के कुल सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मंत्रिपरिषद में जो टोटल संख्या होती है प्रधानमंत्री को लेकर के दोस्तों लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी हुआ करेंगे। और इसके अलावा दोस्तों कोई भी व्यक्ति बिना संसद की सदस्यता के भी मंत्री बन सकता है, लेकिन अगर वो मंत्री बनता है तो उसे 6 महीने के अंदर संसद के किसी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी, ठीक है। अब बात करें प्रधानमंत्री की तो दोस्तों अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री का उल्लेख होता है। दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है और प्रधानमंत्री शासन की प्रमुख नीतियों की घोषणा भी करा करता है। इसके अलावा वह किसी भी समय लोकसभा के विघटन की अनुशंसा राष्ट्रपति से कर सकता है और प्रधानमंत्री दोस्तों मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता भी करता है। इसके अलावा दोस्तों भारत का प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष हुआ करता है और दोस्तों देश की वित्त व्यवस्था व वार्षिक वित्तीय विवरण निर्धारित करने में प्रधानमंत्री की अहम भूमिका हुआ करती है।
अब बात करें संघीय संसद की, तो संघीय संसद के अंतर्गत क्या है कि भारतीय जो संसद का गठन है ये राष्ट्रपति, राज्यसभा व लोकसभा से मिलकर के हुआ करता है। और दोस्तों संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से लेकर 122 में इसका प्रावधान है। और अगर बात करें हम लोग राज्यसभा की, तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 80 में संसद के उच्च सदन के रूप में राज्यसभा का उल्लेख है। और दोस्तों इसके सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ करता है, याद रखिएगा। राज्यसभा में उसके सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ करता है। अब बात करें कि राज्यसभा सदस्य होने की क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो दोस्तों पहली योग्यता है कि भारत के नागरिक होना, ठीक है ना, उसकी आयु 30 से कम की ना हो, वो भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद पर ना हो, और वो कोई पागल या दिवालिया ना हो। और इसके अलावा दोस्तों राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, लेकिन अभी वर्तमान में कितनी इसकी संख्या, तो वर्तमान में इसकी 245 है, लेकिन अधिकतम कितनी आ सकती है राज्यसभा में सदस्यों की संख्या, तो 250 तक हो सकती है, ठीक है ना। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए स्टार बना लीजिएगा कि राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों अधिकतम 250 हो सकती है, और वर्तमान में कितनी है, तो 245 है, याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों इसके 233 सदस्यों का चुनाव राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के विधानमंडल द्वारा किया जाता है, और शेष 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा होता है। और दोस्तों सदस्यों का निर्वाचन 6 वर्ष के लिए होता है, और यह एक प्रकार का स्थायी सदन है और इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात इसके 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर सकते हैं, यानी छुट्टी ले सकते हैं। इसके अलावा भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति हुआ करता है, याद रखिएगा। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति हुआ करता है, और केवल राज्यसभा को अधिकार प्राप्त है कि वो संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर सकता है, और केवल राज्यसभा को यह अधिकार प्राप्त है कि अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व भी घोषित कर सकता है, और केवल राज्यसभा को ही अधिकार प्राप्त है। मैंने आप लोग बता दिया ये चीज। चलिए अब देखते हैं हम लोग लोकसभा के बारे में। तो संविधान के अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा का गठन 5 वर्षों के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्षों के लिए होता है, ठीक है। और भारतीय संसद का निम्न सदन ये हुआ करता है, लोकसभा। और दोस्तों वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या 545 है, और वर्तमान में लोकसभा की कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 545 है। लेकिन पूछ ले कि अधिकतम कितनी संख्या हो सकती है लोकसभा के सदस्यों की, तो अधिकतम दोस्तों 550 संख्या हो सकती है। अब लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए, तो उनको भी देख लेते हैं। तो पहली योग्यता है कि वो भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष से कम की ना हो, और वह भारत या राज्य सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद पर ना हो, साथ ही साथ वह पागल या दिवालिया ना हो। और इसके अलावा दोस्तों लोकसभा के सदस्यों में से ही अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का निर्वाचन होता है, जिसका कार्यकाल 5 वर्षों का हुआ करता है। और दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष अपनी शपथ संसद सदस्य के रूप में लेता है, ना कि अध्यक्ष के रूप में लिया करता है। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है ना, कि लोकसभा के सदस्यों में से ही अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का निर्वाचन होता है, जिनका कार्यकाल टोटल 5 वर्षों के लिए हुआ करता है। और दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष अपनी शपथ संसद सदस्य के रूप में लेता है, ना कि अध्यक्ष के रूप में लिया करता है। तो ये दोनों पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब दोस्तों अब हम लोग बात करें लोकसभा के शक्तियों और कार्यों के बारे में। तो दोस्तों कोई भी विधेयक मतलब कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या फिर धन विधेयक नहीं है, इस बात का फैसला कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष ही करेगा, ठीक है ना। और इसके अलावा दोस्तों मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हुआ करती है, और राज्यसभा व राष्ट्रपति के साथ मिलकर लोकसभा कानून का निर्माण करता है। अब बात करें संसद के सत्र के बारे में, तो दोस्तों संसद के सत्र की बात करें तो संसद में 3 सत्र हुआ करते हैं। कितने? 3 सत्र होते हैं, और दोस्तों 2 सत्रों के बीच में 6 महीने का अंतर हुआ करता है, 6 महीने से ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है ना। और वो 3 तरह के सत्र कौन से होते हैं? तो पहला सत्र होता है बजट सत्र, दूसरा होता है मानसून सत्र, तीसरा होता है शीतकालीन सत्र, ठीक है।
अब बात करें हम लोग संसद सदस्य की समाप्ति के बारे में, तो दोस्तों यदि वह बिना किसी सूचना के 60 दिन तक सदन में ना आए, मतलब जो संसद के सदस्य हैं अगर वो बिना किसी सूचना के 60 दिनों तक संसद में नहीं आते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है, ठीक है ना। या फिर वो पार्टी के निर्देशों के विरुद्ध वोट देता है तो भी उस सांसद की सदस्यता को समाप्त कर दी जाती है। अब आते हैं हम लोग संघीय प्रणाली पे। तो संघीय प्रणाली क्या होता है, आइए जानते हैं कि भारत के संविधान में संघीय सरकार की व्यवस्था को अपनाया गया है। और दोस्तों संघीय व्यवस्था 2 कारणों से अपनाया गया है। क्या है वो 2 कारण? पहला कारण है कि देश का बड़ा आकार और दूसरा कारण है सामाजिक व सांस्कृतिक आकार। और तीसरा कारण हम लोग देखें तो संविधान में कहीं भी संघ का उल्लेख नहीं मिलता है, संघ शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है या संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। लेकिन भारत का संघीय व्यवस्था कनाडा के मॉडल से प्रेरित है, याद रखिएगा। अब बात करें हम लोग संविधान की संघीय विशेषताओं के बारे में। तो दोस्तों संविधान की संघीय विशेषताओं के अंतर्गत पहला है द्वैध शासन पद्धति। द्वैध शासन पद्धति क्या है कि संविधान में संघ स्तर पर, केंद्र व राज्य स्तर पर अपनाया गया है। संविधान में संघ स्तर को केंद्र व राज्य स्तर पर अपनाया गया है। और दोस्तों केंद्र सरकार राष्ट्रीय महत्व के मामलों में जैसे रक्षा, विदेशी मामला, मुद्रा एवं संचार के मामलों को देखा करती है, जबकि राज्य सरकार दोस्तों सार्वजनिक व्यवस्था, कृषि, स्वास्थ्य और स्थानीय प्रशासन को देखा करती है। याद रखिएगा द्वैध शासन का मतलब यही होता है, एक सेंट्रल में गवर्नमेंट होती है कि स्टेट में गवर्नमेंट हुआ करती है। जो सेंट्रल में गवर्नमेंट होती है वो रक्षा के मामलों में, विदेशी मामलों में, मुद्रा संचार के मामलों को देखा करती है। और राज्य सरकार क्या करती है, सार्वजनिक व्यवस्था को देखती है, कृषि को देखती है, स्वास्थ्य को देखती है, स्थानीय प्रशासन को देखा करती है। अब बात करें लिखित संविधान, ठीक है ना। दूसरी सबसे बड़ी इसकी विशेषता क्या है संघीय विशेषताओं में कि वो लिखित संविधान है हमारा। कि दोस्तों हमारा देश का जो संविधान है वो लिखित संविधान है, जिनमें टोटल 470 अनुच्छेद को 26 भागों में बांटा गया है और 12 अनुसूचियां इसमें है। और दोस्तों इनमें केंद्रीय व राज्य सरकारों की शक्तियां व उनके प्रयोग का विस्तृत वर्णन भी किया गया है। अब बात करें इनकी शक्तियों के विभाजन के बारे में, तो दोस्तों संविधान में केंद्र व राज्यों की शक्तियों का विभाजन किया गया है। इसमें 7वीं अनुसूची में केंद्र, राज्य व दोनों से संबंधित है, ठीक है ना। इनमें 7वीं अनुसूची जो है दोस्तों ये केंद्र और राज्य दोनों से संबंधित है, ठीक है ना। और दोस्तों केंद्र सूची में 100 विषय है और राज्य सूची में कुल 61 विषय है और समवर्ती सूची में क्या है 52 विषय है, ठीक है ना। केंद्र सूची वो होती है जिसका देखरेख सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, राज्य सूची वो होती है जिसका देखभाल राज्य सरकार करती है और समवर्ती सूची वो होती है जिसकी देखरेख केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार दोनों मिल करके किया करते हैं, ठीक है ना। तीसरी विशेषता और चौथी विशेषता इसकी द्वितीय सदनीय। जी हाँ दोस्तों संविधान ने द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की है और उच्च सदन व निम्न सदन, यानी कि कैसे कैसे समझिएगा, संविधान ने द्विपक्षीय विधायिका की स्थापना की। द्विपक्षीय विधायिका में पहला है आपका उच्च सदन, दूसरा है आपका निम्न सदन। उच्च सदन को हम लोग राज्यसभा के नाम से जानते हैं, निम्न सदन को हम लोग लोकसभा के नाम से जाना करते हैं। और दोस्तों राज्यसभा भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि लोकसभा दोस्तों भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व किया करती है पूर्ण रूप से। तो दोस्तों यहाँ पे खत्म होता है आज आपका ये सेशन। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी, चीज़ें आपको समझ में आई होगी। बहुत इजी तरीके से लिया गया है। अगर आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो नीचे दिखाए गए टेलीग्राम चैनल में फॉलो कर ले, वहाँ आपको हमारे सारे वीडियोज़ की पीडीएफ मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना तो नीचे दिए गए नंबर पर कैपिटल लेटर में JOIN ज्वाइन लिख के मैसेज कीजिएगा, तो हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप IQ मेंटर स्टडी ग्रुप में ऐड कर देंगे, जहाँ पे आपको हमारे सारे वीडियोज़ के लिंक, PDF, लेक्चर PDF, कोचिंग मटेरियल, टेस्ट मटेरियल, स्टडी मटेरियल, अपकमिंग वैकेंसीज की डिटेल, अपकमिंग एग्जामिनेशन की डिटेल, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में दी जाती है। जितनी चीज़ें व्हाट्सएप पे मिलती है उतनी चीज़ें टेलीग्राम पे भी मिलती है। आप जहां मर्जी आप वहां हमारे साथ जुड़ सकते हो। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को, फेसबुक पेज को भी फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं रात के 8 बजे वाले सेशन में, तब तक ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।